Hello दोस्तों, this is a third lecture in our auditing series. In earlier two lectures we completed basics of auditing and in this lecture we are starting auditing of limited companies. Audit of limited companies, जब भी हम limited companies की बात कर रहे हैं इसका मतलब ऐसी कंपनीज जहां पर जो लाइबिलिटी है शेयर होल्डर्स की that is limited. Limited means their personal assets cannot be used to pay the company's debt. Now, in this entire topic of audit of limited companies, we will discuss all these points one by one. First is appointment of company auditor. Appointment के बारे में पढ़ते हैं पहले. Appointment is compulsory for every type of company. कोई भी टाइप की कंपनी है अपॉइंटमेंट तो सब में कंपल्सरी रहता है. देन सेक्शन 139 के अंदर एक बात ये भी बोली है कि अपॉइंटमेंट या तो डायरेक्टर्स करेंगे या शेयर होल्डर्स करेंगे थ्रू जनरल मीटिंग, या तो कैग करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. सो नाउ फर्स्ट ऑडिटर का यहाँ मतलब है कि जब कंपनी नई कंपनी बनी है, रजिस्टर हुई है, तो उसमें जो फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी वो कैसे होगी. अगर वो कंपनी कैसी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसमें क्या होगा, अपॉइंटमेंट मेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे उनको विद इन 30 डेज. कंपनी की रजिस्टर होने के 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे. और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर पाते तो मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 90 डेज एट EGM एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और वो ऑडिटर ऑफिस में रहेगा फर्स्ट AGM तक. ठीक है. देन गवर्नमेंट कंपनी, अगर वो गवर्नमेंट कैसी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसका जो अपॉइंटमेंट होगा वो कैग करेगा विद इन 60 डेज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. और अगर कैग नहीं कर पाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे विद इन 30 डेज. और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं कर पाते तो मेंबर्स करेंगे 60 डेज में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में. और वो ऑडिटर भी जस्ट लाइक नॉन गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट AGM तक ऑफिस में रहेगा. नाउ रेगुलर अपॉइंटमेंट्स, जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट होने के बाद जब ईयर ऑन ईयर रेगुलर अपॉइंटमेंट्स होगी तो उसके बारे में, अगर वो कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर शेल बी मेड एट फर्स्ट AGM. जो हमने देखा फर्स्ट AGM तक तो फर्स्ट ऑडिटर रहेगा, पर फर्स्ट AGM से रेगुलर अपॉइंटमेंट शुरू होगी जो कि 6th AGM तक वो रहेगा. और हर 6th मीटिंग में मतलब 6th AGM में उस अपॉइंटमेंट को रेटिफिकेशन किया जाएगा मेंबर्स के द्वारा. अगर वो लिस्टेड कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर वो लिस्टेड कंपनी है, तो इंडिविजुअल ऑडिटर ऑफिस हेल्ड कर सकता है 5 साल के लिए. 5 साल के लिए एक टर्म माना जाता है, वो एक टर्म के लिए रह सकता है. अगर वो एक ऑडिटर हमारा फर्म है, कोई भी फर्म है, तो वो मैक्सिमम 10 इयर्स मतलब 2 टर्म्स के लिए ऑफिस हेल्ड कर सकती है. और सेंट्रल गवर्नमेंट या तो फिर शेयर होल्डर उनके रोटेशन के लिए कोई सिस्टम बना सकते हैं. अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी में रेगुलर अपॉइंटमेंट्स के लिए कैग करेगा हर फाइनेंशियल ईयर में विद इन 180 डेज. फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से 180 दिन के अंदर कैग अपॉइंट करेगा और वो ऑफिस हेल्ड करेगा ऑडिटर नेक्स्ट AGM तक. सो दिस इज अबाउट रेगुलर अपॉइंटमेंट्स. कैजुअल वैकेंसी, अगर कैजुअल वैकेंसी है तो अगर वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है देन दैट कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज. और अगर रेजिग्नेशन का केस है, रेजिग्नेशन में अपॉइंटमेंट मेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर विद इन 3 months ऑफ रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है. एंड एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी में रेगुलर वैकेंसी है तो वो कैग फिल करेगा विद इन 30 डेज. एंड अगर कैग फिल नहीं करता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज. नाउ रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर. रीअपॉइंटमेंट करने के लिए सबसे पहले रीअपॉइंटमेंट करा जाएगा AGM के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर. अगर ये 3 कंडीशन नहीं होगी तो रीअपॉइंटमेंट के लिए कोई भी ऑडिटर एलिजिबल है. फर्स्ट कंडीशन इज वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए रीअपॉइंटमेंट से, उसने अपनी विलिंगनेस को जाहिर ना किया हो कि वो अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट चाहता ही नहीं, ऐसा ना हो. थर्ड वन इज कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना किया गया हो उस ऑडिटर को रीअपॉइंट करने के लिए या किसी ऑडिटर को, नए ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए. तो अगर ये 3 कंडीशंस हैं तो रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट किया जा सकता है.
नाउ कुछ और पॉइंट्स ऑडिट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। फर्स्ट इज ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट, जैसे कि अगर कोई अपॉइंटमेंट नहीं करा जा रहा या कोई रीअपॉइंट नहीं करा जा रहा तो जो भी पहले का ऑडिटर है वो कंटिन्यू रखेगा। सेकेंड, ऑल अपॉइंटमेंट शैल बी मेड बाय आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट रिकमेंडेशंस बाय ऑडिट कमिटी। सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट मैंडेटेड टू हैव अ ऑडिट कमिटी, और अपॉइंटमेंट के समय उस ऑडिट कमिटी की रिकमेंडेशंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑडिटर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपॉइंटेड इन कोर कंसल्टेशन विद आरबीआई। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो वहां पर जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो आरबीआई की कंसल्टेशन के साथ की जाती है। अगर वो बिग गवर्नमेंट कंपनीज है या बैंक है तो ज्वाइंट ऑडिटर्स भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, बिकॉज ज्यादा ट्रांजेक्शन होगी तो मे बी एक ऑडिटर से संभले ना। फॉर क्वालिटी ऑडिट, पॉजिटिव पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट जो आईसीएआई इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो भी जरूरी है एज अ नेसेसरी एलिजिबिलिटी। देन अपॉइंटमेंट ऑफ ज्वाइंट डायरेक्टर और इंटरनल रोटेशन मेंबर्स की डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो करना चाहे तो कर सकते हैं ज्वाइंट ऑडिटर्स और इंटरनल रोटेशन, अदरवाइज दैट इज नॉट मैंडेटरी। नाउ सेकेंड टॉपिक इज रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर के रिमूवल के लिए बेसिकली दो रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज सब्सटैंटिव रिक्वायरमेंट्स एंड सेकंड इज प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। सब्सटैंटिव रिक्वायरमेंट्स में फॉर अ रिमूवल ऑफ एनी ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, उसके टेन्योर से पहले अगर उसको रिमूव करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद। जब ये सब्सटैंटिव रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो उसके बाद प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट पे आना पड़ेगा। उसके अंदर 4 रिक्वायरमेंट्स है बेसिकली। फर्स्ट इज स्पेशल नोटिस कंपनी को भिजवाना पड़ेगा उस पर्सन को जिसने की ऑडिटर रिमूव करने की बात की है या नए ऑडिटर अपॉइंट करने की बात की है। देन वो कंपनी वही नोटिस की कॉपी एक रिटायरिंग ऑडिटर को ही भेजेगी जो ऑडिटर जाने वाला है। देन थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेशन बाय रिटायरिंग ऑडिटर, वो रिटर्न में अपना रिप्रेजेंटेशन रखेगा और उस रिप्रेजेंटेशन को मेंबर्स के अंदर सर्कुलेट करना पड़ेगा। इफ अगर रिप्रेजेंटेशन नई मेंबर्स को सेंड किया जाता है तो ऑडिटर में रिक्वेस्ट फॉर रीडिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन एट जनरल मीटिंग। सो ये कंडीशंस पूरी होने के बाद कंपनी को रिमूवल प्रोसेस शुरू करना पड़ता है। रिमूवल प्रोसेस में फर्स्ट वन इज कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर पासिंग रेजोल्यूशन टू रिमूव ऑडिटर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। सेकंड, जब बोर्ड अपना रेजोल्यूशन पास कर देगा तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। एप्लीकेशन अप्रूव करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिटर को सुनना जरूरी है कि उसका क्या कहना है, उसको एक चांस मिलना चाहिए टू बीइंग हर्ड। देन थर्ड वन इज कॉलिंग जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज ऑफ अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल रिसीव हो जाएगा उसके 60 डेज मतलब 2 महीने के अंदर अंदर जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होते ही ऑडिटर रिमूव माना जाएगा। नाउ ट्रिब्यूनल में सुओ मोटो मतलब खुद से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे या किसी और पार्टी की रिक्वेस्ट पे ऑर्डर इशू कर सकता है फॉर द चेंज ऑफ ऑडिटर इफ एग्जिस्टिंग ऑडिटर फाउंड टू बी फ्रॉडुलेंट। अगर कोई भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर फ्रॉडुलेंट पाया जाता है तो ट्रिब्यूनल उसको चेंज करने का ऑर्डर इशू कर सकता है। ऑन एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन में ट्रिब्यूनल परमिट भी कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो अपॉइंट करे और वो रिमूव करे एग्जिस्टिंग वाले को। नीदर सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज द पावर टू रिमूव ऑडिटर। ना तो सीईओ के पास पावर है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर है ऑडिटर को रिमूव करने का। अगर कोई सीरियस नेग्लिजेंस का केस है तो रेजिग्नेशन बेसिकली ऑडिटर को ही बोल दिया जाता है भाई तू रिजाइन कर दे। देन रिजाइनिंग ऑडिटर मस्ट फाइल अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन। जो भी रिजाइन कर रहा है ऑडिटर उसको स्टेटमेंट ऑफ रीजन फाइल करना पड़ेगा। इनफैक्ट्स बताने पड़ेंगे कि वो रिजाइन क्यों कर रहा है कंपनी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, कैग के पास, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो 30 दिन के अंदर अंदर। और सीरियस नेग्लिजेंस केस में आरबीआई ब्लैकलिस्ट कर देता है प्रैक्टिसिंग ऑडिटर को कि वो अब से प्रैक्टिस नहीं कर सकता। देन राइट्स एंड पावर्स ऑफ ऑडिटर्स। राइट्स एंड पावर्स में फर्स्ट राइट ऑडिटर का होता है कि ही कैन एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वाउचर्स कंपनीज के एक्सेस कर सकता है कहीं भी कभी भी। सेकंड इज राइट टू एक्सेस टू रिकॉर्ड्स ऑल इट्स सब्सिडरी। अगर होल्डिंग कंपनी का वो ऑडिटर है तो उसकी सारी सब्सिडरीज को वो चेक कर सकता है उसके अकाउंट्स को। थर्ड वन इज राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम डायरेक्टर्स। एक्सप्लेनेशन सीख कर सकता है। फोर्थ इज
राइट टू एडवाइस डायरेक्टर्स टू अमेंड देयर सिस्टम, अगर उसको लगता है कि ये सिस्टम में कुछ खामियां हैं तो वो एडवाइस कर सकता है कि अपना सिस्टम चेंज करें कंपनी। फिफ्थ वन इज राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग्स एंड राइट टू मेक एन स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग अकाउंट्स। सिक्स्थ राइट इज राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन करेगा, उसका अधिकार है कि वो लीगल या टेक्निकल ओपिनियन ले सकता है। एट वन इज राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, जो उसने काम किया उसके लिए रेम्यूनरेशन उसको मिलेगा कंपनी से, वो उसका अधिकार है। प्लस अगर कंपनी ने कोई सूट उसके अगेंस्ट फाइल कर दिया है तो और वो अगर होनेस्ट पाया जाता है तो कंपनी उसको इंडेमनिफाई करेगी, कंपनसेशन देगी। नाइन्थ वन इज राइट टू नॉट टू इशू क्लीन रिपोर्ट, अगर ऑडिटर को लगता है कि उसकी पावर्स और उसके राइट्स वो अधिकार अच्छे से फुलफिल या अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है तो वो उसके पास अधिकार है कि वो कंपनी को क्लीन रिपोर्ट इशू ना करे। 10th राइट इज राइट टू क्वालिफाई ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देगा अगर उसको लगता है कि जो उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए वो उसको नहीं मिला है कंपनीज के डायरेक्टर्स के द्वारा। 11th एंड लास्ट राइट इज राइट टू रिवाइज हिज ओपिनियन एंड इवन ओपाइन दैट हिज ओपिनियन, जो उसने पहले ओपिनियन दिया उसको ना माना जाए अगर उसको लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन उसको जो प्रोवाइड की है वो गलत थी और ये ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होने के बाद उसको ये पता लगे तो वो अपना ओपिनियन को रिवाइज कर सकता है। सो दीज आर द राइट्स एंड पावर्स ऑफ ऑडिटर्स। नाउ ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटी है। फर्स्ट ड्यूटी इज उसको इंक्वायर करना चाहिए अबाउट सिक्योरिटीज एंड टर्म्स ऑफ लोन, जो भी कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। पर्सनल एक्सपेंसेस को कहीं कंपनी ने चार्ज नहीं कर दिया या कोई सिक्योरिटीज को बिलो इट्स मार्केट प्राइस को सेल करा है, उन सब के बारे में इंक्वायर करें। सेकेंड ड्यूटी इज वो रिपोर्ट करे ट्रूथफुलनेस या फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, प्रॉपर बुक्स मेंटेन किए या नहीं उसके बारे में, उसको एक्सप्लेनेशन मिला है या नहीं उसके बारे में, कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ढंग से फॉलो कर रही है या नहीं, या डायरेक्टर्स की क्या क्वालिफिकेशन जो कि कंपनी में काम कर रहे हैं। थर्ड ड्यूटी इज रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कोई ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो नहीं हुई जो कि कंपनी को एडवर्सली अफेक्ट कर रही हो, अगर ऐसी कोई है तो उसके बारे में रिपोर्ट करना। फोर्थ ड्यूटी इज रिपोर्ट फ्रॉड्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कंपनी में कोई फ्रॉड होता है तो इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे, इमीडिएटली ना कर पाए तो एटलीस्ट 60 डेज के अंदर तो करना ही पड़ेगा, दिस इज हिज ड्यूटी। फिफ्थ ड्यूटी इज एक्सरसाइज रीजनेबल केयर रखे एंड स्किल्स रखे टू असर्टेन स्टेट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। ये वाला पॉइंट हमने सेकंड लेक्चर में भी डिस्कस किया था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के अंदर। नेक्स्ट ड्यूटी इज साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट को साइन करना है उसको, एंड प्रोस्पेक्टस में जो रिपोर्ट दे रहा है उसको साइन करना है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए हैं, प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किए हैं फॉर द इन्वेस्टिगेशन, उसको असिस्ट करना भी ऑडिटर की ड्यूटी है। लास्ट ड्यूटी इज रिपोर्ट ऑन डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इन केस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप। सो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। नाउ लाइबिलिटीज में ऑडिटर की सिविल लाइबिलिटी भी हो सकती है और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी हो सकती है। अब सिविल किस केस में रहेगी, सिविल लाइबिलिटी दो तरीके से आ सकती है, अगर नेग्लिजेंस है तो आ सकती है और मिसफियरेंस है तो आ सकता है। अब नेग्लिजेंस का मतलब क्या है, नेग्लिजेंस का मतलब है केयरलेसनेस शो करना या फिर रीजनेबल केयर और डिलीजेंस में कुछ कमी रह जाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था कि ऑडिट एविडेंस का होना जरूरी है, और अगर ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे हैं ढंग से, वो नहीं फाइल कर पा रहा है, नहीं बता पा रहा है, तो दैट इज नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर। अगर मिसफियरेंस है, मिसफियरेंस मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का टूटना, ड्यूटी को रॉन्गफुल तरीके से परफॉर्मेंस करना अपनी ड्यूटीज का, जैसे कि प्रोस्पेक्टस में जो ऑडिटर रिपोर्ट देता है उसको गलत रिपोर्ट देना, मिस एप्लीकेशन करना कंपनीज के मनी का, प्रॉपर्टी का, इस तरह का कुछ एक्टिविटी है तो उसको बोलते हैं मिसफियरेंस। मिसफियरेंस या नेग्लिजेंस के कारण सिविल लायबिलिटी अराइज होती है। इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटर्स कैन इनिशिएट लीगल एक्शन, और उस लीगल एक्शन को बोला जाता है क्लास एक्शन सूट अगेंस्ट ऑडिटर। सो दिस इज कैन बी इनिशिएटेड बाय इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटर्स। NFRA मीन्स नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर सकती है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में ऑडिटर के पार्ट पे, और उस पर फाइन भी इम्पोज कर सकती है और उसको डिबार भी कर सकती है वो प्रैक्टिस ना करे। दिस इज सिविल लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर। क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज होती है
अगर कोई ऐसी एक्टिविटी ऑडिटर के द्वारा की जाती है जो कि मोरली, सोशली, लीगली अनएक्सेप्टेबल है, इस केस में इम्प्रिजन भी हो सकता है, फाइन भी, एंड जो उसके कारण नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना, ये तीनों चीजें क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर की जा सकती हैं। इस क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर बेसिकली ऑफेंसेस क्या क्या आते हैं, जैसे कि गलत स्टेटमेंट दे देना प्रोस्पेक्टस में, आईटीआर में, बैलेंस शीट में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देना, कोई मटेरियल फैक्ट्स को छुपाना या ओमिट कर देना, उसको ऑल टुगेदर रिपोर्ट्स में दिखाना ही नहीं, इंस्पेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है उसको असेस ना करना, कोई डॉक्यूमेंट से असेट डॉक्यूमेंट है जो कंपनी का उसको रिटर्न ना करना एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कोई भी डॉक्यूमेंट्स का डिस्ट्रक्शन, म्यूटिलिएशन, ऑल्टरेशन एंड फॉल्सिफिकेशन होना, फॉल्स एविडेंस सबमिट करना एग्जामिनेशन के टाइम पे। सो इन तरह की अगर एक्टिविटीज ऑडिटर के द्वारा की जाती हैं तो वो क्रिमिनल लायबिलिटीज के अंदर काउंट किया जाता है। कुछ और पॉइंट्स लायबिलिटी के रिगार्डिंग, जैसे कि ऑडिटर कैन बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश फॉर देयर पर्सनल मिसकंडक्ट अंडर आईपीसी एंड अदर लॉज। आरबीआई भी और कैग दोनों ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं ऑडिटर को अगर कुछ सिग्निफिकेंटली कुछ मिसबिहेव किया गया है, मिस डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज किया गया है। ऑडिटर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर डैमेजेस टू थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी को उसकी वजह से नुकसान हो रहा है तो उस केस में मिनिमम 3 साल की जेल का भी प्रोविजन है। लायबिलिटी ऑफ ऑनररी ऑडिटर इज एज मच एज पेड ऑडिटर, मतलब अगर कोई ऑडिटर ऑनररी बेस पे कंपनी में आया है तो उसकी लायबिलिटी भी पेड ऑडिटर के बराबर ही काउंट की जाती है। सो दीज आर द लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। नेक्स्ट टॉपिक इज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन के बारे में जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ऑडिटर की, उसके पास अधिकार है कि वो रेम्यूनरेशन फिक्स करे। हमेशा जनरल मीटिंग के अंदर रेम्यूनरेशन फिक्स किया जाता है एंड रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स फीस, फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू हिम एंड रीएम्बर्समेंट्स। जो भी ऑडिटर खर्चा कर रहा है ऑडिटिंग वर्क से रिलेटेड उसको रीएम्बर्स किया जा रहा है, ये तीनों चीजें रीएम्बर्समेंट में इंक्लूड होती है, रेम्यूनरेशन में इंक्लूड होती है। बट कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ऑडिटर कर रहा है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कंपनी विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑडिटिंग वर्क, उसका रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर के अंदर काउंट नहीं किया जाता। सो दिस इज अबाउट रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। नाउ क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम कोई इंडिविजुअल को अपॉइंट कर रहे हैं एज एन ऑडिटर, सो ही मस्ट बी अ सीए। अगर कोई फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके मेजॉरिटी पार्टनर सीए होना चाहिए जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस केस में भी सिर्फ उन लोगों को परमिट किया जाता है टू वर्क एज एन ऑडिटर जो कि सीए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म के बिहाफ पे से वो लोग ही काम करेंगे जो सीए है। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। काफी सारे लोग, काफी सारे पर्सन्स को डिस्क्वालीफाई रखा जाता है कि दिस पर्सन कैन नॉट एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, जिसमें कि कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी है अदर देन एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय है या ऑफिसर है, कोई भी पार्टनर है या एम्प्लॉय है किसी और एम्प्लॉय का, कंपनी का किसी और एम्प्लॉय का एम्प्लॉय है, उसको भी अपॉइंटमेंट नहीं करी जा सकती एज एन ऑडिटर। पर्सन हु इज रिलेटिव और पार्टनर होल्डिंग एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन अ कंपनी और इट्स सब्सिडरी। कोई भी पर्सन या उसका रिलेटिव अगर कंपनी में अच्छा खासा कुछ इंटरेस्ट रख रहा है, ऑल्दो 1 लाख तक का सिक्योरिटीज रख सकता है कोई भी ऑडिटर का रिलेटिव, बट अगर 1 लाख से ज्यादा है तो उसको परमिशन नहीं दी जा सकती टू वर्क एज एन ऑडिटर। पर्सन और फर्म हु हैज अ बिजनेस रिलेशनशिप। कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप है वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको परमिट नहीं किया जा सकता। कोई भी पर्सन उसका रिलेटिव अगर कंपनी का डायरेक्टर है या KMPM मींस की मैनेजरियल पर्सनल है, उसमें भी उस केस में उस पर्सन को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। पर्सन हु इज अ फुल टाइम एम्प्लॉई है, कहीं और का भी वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन का फुल टाइम एम्प्लॉई है या फिर वो ऑडिटर काम कर रहा है 20 कंपनी से ज्यादा में, तो उसको अपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती। पर्सन हु इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया गया है और उसका जो कन्विक्शन पीरियड है वो अभी चल रहा है तो उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। सो ऑल दीज पर्सन्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। दिस इज लास्ट टॉपिक, स्टेटस ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर का बेसिकली स्टेटस क्या है, ऑडिटर को क्या बोल सकते हैं, क्या हम उसको एजेंट ऑफ शेयर होल्डर बोल सकते हैं? यस, ही इज एन एजेंट ऑफ शेयर होल्डर बिकॉज शेयर होल्डर के बिहाफ पे उसका काम है कि शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना। तो यस, वी कैन से दैट ऑडिटर इज एन एजेंट ऑफ अ शेयर होल्डर। ऑफिसर ऑफ कंपनी, क्या उसको ऑफिसर ऑफ कंपनी बोल सकते हैं? यस, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ऑडिटर को ऑफिसर ऑफ द कंपनी बोल सकते हैं। क्या उसको सर्वेंट बोल सकते हैं?
ऑल्दो उससे हम काम ले रहे हैं, उसको पे कर रहे हैं, बट उसको सर्वेंट नहीं बोला जा सकता बिकॉज एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। देन ऑडिटर को कोई इंश्योरर या गारंटर ऑफ द फ्यूचर अफेयर्स ऑफ कंपनी भी नहीं बोला जा सकता। सो दिस वे ऑडिटर कैन बी एक्ट इज एन एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी, बट नॉट द सर्वेंट एंड नॉट द इंश्योरर और गारंटर ऑफ फ्यूचर अफेयर्स ऑफ एंटरप्राइज। So this is about the status of auditor. So thank you so much. In this video we have completed audit of limited companies, and in next video we will discuss auditor's report. If you like this video, please subscribe 1% daily, and if you would like to join us on Telegram group, you can scan this QR or can search Daily Learners Club on Telegram. Thank you so much.